सुमन आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 9 से 12 के आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए बेहद उपयोगी ये यूट्यूब चैनल है। इस पर हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, इस तरह का जितना भी सब्जेक्ट है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में निश्चित रूप से प्रश्न वहाँ से देखने के लिए मिलता है उसको लेकर आते रहते हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग हिस्ट्री के वैसे प्रश्न लाए हैं जो पिछले कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। उस प्रश्न के साथ साथ में हम आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रश्न भी उसमें बताएंगे ताकि आने वाले दिनों में एग्जाम में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रश्न का सही उत्तर करके आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ध्यान रखिएगा, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुआ था। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में है 1915, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। इसके साथ में ध्यान रखिएगा हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था, तब हम लोग आंसर करेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया और साथ में उसका एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? यानी भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी, ट्रेन चली थी, और ट्रेन किस किस रेलवे स्टेशन के बीच में चली थी? तब ध्यान रखिएगा भारत में पहली बार ट्रेन जो चली मुंबई से थाने के बीच में चली थी। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है मुंबई से थाने, जो कि ऑप्शन बी में तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी मुंबई से थाने के बीच में भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। 16 अप्रैल 1853 को। और पहली जो ट्रेन चली थी इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। पहली जो ट्रेन चली इसका क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था। और दूरी जो तय की थी, यानी कुल कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, भारत में प्रथम रेल, अभी हम लोग देखे थे भारत में पहली बार जो रेल चली कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। एक बार फिर से देख लीजिए, भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। और ये जो चली थी कब, यानी कहाँ पर चली? तो अभी हम लोग पढ़े मुंबई से थाने के बीच में। भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चली कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच में। और दूरी कितना था? दूरी पढ़े थे 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। कहाँ से कहाँ तक? तो अभी हम लोग पढ़ लिए मुंबई से थाने के बीच में। किसके द्वारा चलवाया गया? भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चलाया गया ये लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और इस रेलगाड़ी का क्या नाम था वो भी पढ़े थे, ब्लैक ब्यूटी। रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। रेलगाड़ी का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। इसके अलावा हम लोग ध्यान रखेंगे वर्तमान में रेल जोन की संख्या, यानी रेलवे जोन की संख्या की बात करें तो वर्तमान समय में रेलवे जोन की संख्या 19 है। और इस 19 में से एक मेट्रो रेलवे जोन भी है जो कोलकाता के अंदर है। इसी 19 रेलवे जोन में एक कलकत्ता मेट्रो रेल जोन शामिल है। डिवीज़न के बारे में बात करें तो डिवीज़न यानी मंडल की संख्या कुल कितना है? 68। यहाँ से प्रश्न आएगा वर्तमान समय में भारत में कितने रेल मंडल हैं या डिवीज़न है? तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? 68 यानी 68। प्रश्न आएगा कि वर्तमान समय में भारत में रेलवे जोन की संख्या, जोन अगर पूछा जाए तो आंसर क्या करेंगे? 19, जिसमें से कि एक मेट्रो रेल शामिल है जो कि कलकत्ता में है। और दूसरा इसमें प्रश्न बनेगा कि भारत में वर्तमान समय में डिवीज़न, भारतीय रेल के कितने डिवीज़न हैं या मंडल हैं? तब आंसर क्या करेंगे? 68। इसके अलावा थोड़ा और ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली बार मेट्रो किस वर्ष चली थी? भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन जो चली वो 1984 में चली थी। और ये कहाँ पर चली थी? तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता में। भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कहाँ चली?
भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन चली थी कलकत्ता में, और किस वर्ष? तो 1984 में। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना? सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती की रचना है। और दयानंद सरस्वती देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बारे में 2-3 सवाल जरूर ध्यान रखिएगा। पहला ध्यान रखना है कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज, यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। और ये आर्य समाज की जब स्थापना किया था 1875 में, तो ये किया था मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई के अंदर में आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था। और इस आर्य समाज का हेडक्वार्टर 1877 में लाहौर में ट्रांसफ़र कर दिया था। लाहौर, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1877 में इसी आर्य समाज का हेडक्वार्टर कहाँ ट्रांसफ़र करके लाया था? लाहौर में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ष किया था? 1875 में। इसके अलावा एक सवाल ध्यान रखिएगा, इसी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, यहाँ से सीधा प्रश्न बनेगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष करता है? 1875 में। कहाँ पर? तो मुंबई में। और इस आर्य समाज का हेडक्वार्टर मुंबई से बदलकर लाहौर लाया था किस वर्ष? तो 1877 में। आर्य समाज के साथ साथ में दयानंद सरस्वती ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो ये सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित सवाल और उसका एक्स्ट्रा इफेक्ट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, ये गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। यहाँ से सीधा सवाल पूछा जाता है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए भीमराव अंबेडकर ऑप्शन डी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जयंती प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब? 14 अप्रैल को। भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या हुए? कानून मंत्री। इसी भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक या संविधान का पिता के नाम से जानते हैं। संविधान का जनक या संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। भीमराव अंबेडकर का जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा भीमराव अंबेडकर ये जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1930 में, 1931 में और 1932 में। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का ही अन्य नाम है मसौदा समिति। मसौदा समिति कहिए या ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए, वो क्या है? एक प्रकार का प्रारूप समिति है जिसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था तो इसी समय एक प्रारूप समिति बनाया गया था। प्रारूप समिति का ही अन्य नाम क्या था? मसौदा समिति। इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को।
जिसमें कुल मिला के कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। और इस 7 मेंबर में अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। यही और प्रश्न आप लोग से पूछा गया था कि संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के गठन जो किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। और भीमराव अंबेडकर तो हम लोग पढ़ चुके, ऑप्शन डी में था, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इनका सदस्य के रूप में के एम मुंशी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, मोहम्मद सादुल्ला थे और थे के एल मित्तल। के एल मित्तल जब अस्वस्थ हो गए तो इन्हीं के स्थान पर शामिल किया गया एन माधवराव को। ध्यान रखिएगा, के एल मित्तल प्रारूप समिति के सदस्य थे शुरुआत में, उसके बाद ये अस्वस्थ हो गए तो इनके स्थान पर एन माधवराव को शामिल किया गया। उसी तरह से डीपी खेतान भी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के सदस्य थे। जब इनकी मृत्यु के बाद इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को शामिल किया गया। तो ये कुल मिला के 7 मेंबर थे। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि प्रारूप समिति को कुल कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे। कौन कौन तो हम लोग यहाँ पर अभी देख चुके हैं। प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस किनका जयंती? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जयंती, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आ जाइए, इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। जैसे स्वतंत्र भारत के प्रमुख मंत्रिमंडल में हम लोग बात कर लें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह और साथ में सूचना प्रसारण मंत्री कौन बनाए गए थे? प्रश्न आ सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री या सूचना प्रसारण मंत्री दोनों एक ही व्यक्ति थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे, साथ ही साथ सूचना प्रसारण मंत्री भी थे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर हम लोग बात कर लें वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री कौन है? वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री है अमित शाह। इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में भारत के सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? तो वो है अश्वनी वैष्णव जी। साथ ही साथ अश्वनी वैष्णव जो है रेल मंत्री भी है। भारत में वर्तमान में भारत का केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है। और सूचना प्रसारण मंत्री भी अश्वनी वैष्णव है। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में भारत का केंद्रीय रेल मंत्री कौन? अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री भी है और साथ ही साथ सूचना प्रसारण मंत्री भी है। उसी तरह अगर बात कर लें स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जयंती प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है और इसी 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो यहाँ से भी सवाल आ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। और 11 नवंबर को किनका जन्मदिन मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। जरूर ध्यान रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जयंती यानी इनका जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात कर लें हम लोग वर्तमान समय में
भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी। इसका भी नाम जरूर ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में भारत का केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री। आगे बात करें, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम सेठी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. षणमुखम सेठी। और वर्तमान समय में भारत का वित्त मंत्री कौन है? वो निर्मला सीतारमन है। वर्तमान समय में भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। इसी क्रम में अगर बात कर ले, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, जबकि वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो दोनों ही सवाल याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, जबकि वर्तमान समय में भारत की रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल हिलाल अखबार। अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया था? अल हिलाल अखबार के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। अल हिलाल अखबार जो प्रकाशित करवाया था वो करवाया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही अल हिलाल नामक अखबार को प्रकाशित कराया गया था। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो ये पढ़ चुके हम लोग, शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक प्रसिद्ध अखबार प्रकाशित करवाया था जिसका नाम है अल हिलाल। और ये प्रत्येक वर्ष इस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जयंती कितने तारीख को मनाते हैं? 11 नवंबर को मनाते हैं। और इस 11 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कितने तारीख को? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं। और इसी दिन 11 नवंबर को स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? शिमला सम्मेलन की बात किया जा रहा है। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। देखिए, 1945 जो है ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। और इसी से रिलेट करते हुए एक है शिमला समझौता। अगर शिमला समझौता के बारे में बात किया जाए, शिमला समझौता, शिमला समझौता, शिमला समझौता के बारे में बात किया जाए तो ये शिमला समझौता जो हुआ था ये 1972 में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। और ये शिमला समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद एक नया स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर आया था 16 दिसंबर 1971 को, जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में एक नया राष्ट्र उभर कर आया था, वो कौन था? बांग्लादेश। कब? 16 दिसंबर 1971 को। अगर बात कर लें इस बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी यानी मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है टाका। इसी युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता होता है जिसको कि शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। भारत की तरफ से इस शिमला समझौता में हस्ताक्षर किया था इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। इन्हीं के द्वारा शिमला समझौता पर भारत की तरफ से हस्ताक्षर किया था। जबकि पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तरफ से शिमला समझौता पर हस्ताक्षर 1972 में किया था। शिमला सम्मेलन हम लोग पढ़ चुके हैं। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन 1945 में। जबकि शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत की तरफ से हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा। जबकि पाकिस्तान के द्वारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की
एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है, ध्यान रखिएगा। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपके उत्तर का इंतजार है। अगला प्रश्न है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में, और 1911 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था कब? 1911 में। ये एक सवाल यहाँ से भी बनेगा, गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ पर? मुंबई में। एक है इंडिया गेट, इंडिया गेट। अगर इंडिया गेट के बारे में बात किया जाए तो ये इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट है दिल्ली में, दिल्ली के अंदर में इंडिया गेट है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। और इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा? संविधान तैयार करने में जो कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। कुल मिला के समय लगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। लगभग ये 3 वर्ष के समथिंग में लगा। 3 वर्ष देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस संविधान निर्माण के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। अगर सबसे पहले तो इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग, संविधान सभा का पहला जो बैठक हुआ था संविधान निर्माण करने के लिए, पहली जो बैठक हुआ था संविधान निर्माण करने के लिए, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए पहली बार बैठक हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन संविधान सभा में बैठक में जितने भी लोग शामिल हुए सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इनको क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष। ये भी प्रश्न कितनी बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें क्या होता है कि जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्य में सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद अगली बैठक जो होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जो अगली बैठक होता है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के निर्माण के लिए अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, किताब उल हिंद है, ये ध्यान रखिएगा। किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद जो है अल-बरूनी की रचना है। अल-बरूनी देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अल-बरूनी भारत में जो आया था मोहम्मद गजनबी के साथ भारत है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत में आया था। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था कौन? अल-बरूनी। और इसी अल-बरूनी ने किताब उल हिंद, या इसी को आप लोग बोल सकते हैं किताब उल हिंद को ही अन्य नाम है तहकीक ए हिंद। इसी का अन्य नाम क्या है? तहकीक ए हिंद। तो दोनों याद रखिए, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? अल-बरूनी की। किस भाषा में लिखा था ये भी ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा में। इसकी जो भाषा थी वो अरबी भाषा थी। किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। इसके अलावा थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। कहाँ का? मोरक्को का। और भारत में जो आया था वो 1333 में आया था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। भारत में कब आया? 1333 में। और यहाँ पर आकर के एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। और ये रेहला, प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, रेहला नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? इब्न बतूता के द्वारा।
कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। भारत में कब आया? 1333 में आया था। ये इब्न बतूता से संबंधित प्रश्न हो गया। देखिए अलबरूनी के बारे में बात करें, भारत में मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। अलबरूनी अभी हम लोग पढ़े थे। अलबरूनी भारत में किसके साथ आया? मोहम्मद गजनबी के साथ भारत में आया था। और इसी अलबरूनी ने यहाँ पर आकर तहकीक हिंद, जिसका अन्य नाम है किताब उल हिंद, की रचना की थी। किस भाषा में? अरबी भाषा में। इसी अलबरूनी को उपाधि दिया गया था भारत का प्लिनी। आप लोग से प्रश्न पूछा जाएगा भारत का प्लिनी का उपाधि किसे दिया गया था, तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? अलबरूनी को भारत का प्लिनी का उपाधि दिया गया था। अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। और इसी मोहम्मद गजनबी के साथ अलबरूनी यहाँ पर आकर एक प्रसिद्ध रचना किया था जिसका नाम है तहकीक हिंद या किताब उल हिंद। किस भाषा में? तो अरबी भाषा में। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 हिस्ट्री के पढ़े, जो कि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम में आप बैठिएगा तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।